अगर देखा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित ही नहीं, इसका इतना गंभीर परिणाम होता है कि अंत में पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है और इसका बहुत गंभीर परिणाम होता है। ऑटो इम्यून डिजीज होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी का होना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल ऑटो इम्यून डिजीज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो आज हम आपसे इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज है और घर बैठे इंसान कैसे ठीक हो सकता है। इसके अलावा क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी हम आज आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं, क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। प्रकृति ने हमको ऐसी शक्ति दी हुई है कि हम बीमार नहीं पड़े। यदि किसी कारणवश यदि हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली स्विच ऑन हो जाती है और यह हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही सेल पर अटैक करने लगता है, अपने ही टिश्यू को बर्बाद करने लगता है। इसी बीमारी को हम ऑटो इम्यून के नाम से जानते हैं। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम ही पर अटैक करने लगे, तो इस तरह के डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये इसी तरह से है कि हमने अपने घरों की रखवाली के लिए गार्ड को रखा है और गार्ड ने ही हम पर हमला कर दिया। ठीक इसी तरह का डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीज लगभग 80 प्रकार से ऊपर की होती है, लेकिन मेन डिजीज जो हम लोग अधिकतर देखते हैं, हमारे अगल बगल के लोगों को वातावरण में अधिक पाए जाने वाले जो रोग हैं उनमें रिमेटिक अर्थराइटिस, यह एक तरह का गठिया होता है। गठिया तो ऐसे कई प्रकार का होता है, लेकिन रिमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज के तहत आने वाला गठिया रोग। इसके अलावा जो हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम होता है उसमें 90% पेशेंट हाशिमोटोज हाइपोथायराइडाइटिस के कारण प्रभावित होते हैं और यह भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सोराइसिस है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसको हम लोग IBS बोलते हैं। लुपुस है और MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पर्निशियस एनीमिया है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो इत्यादि लुपुस है। इस तरह के डिजीज जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज के प्रकार हैं। और यदि हमारा रोग प्रतिरोधक प्रणाली अच्छे से काम करता रहे तो इस तरह के रोग हमको नहीं होते। लेकिन ऑटो इम्यून हमारा अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हम ही पर अटैक करता है, हमारे टिश्यू सेल को प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोग इसको ऑटो इम्यून के नाम से जानते हैं। ये शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है या शरीर में कहीं पर भी हो सकती है? जितने भी डिजीज की नाम ली गई, जो मेन रूप से ऑटो इम्यून डिजीज का है, वह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। अलग अलग ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित ही नहीं, इसका इतना गंभीर परिणाम होता है कि अंत में पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैसे पता चलता है कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है? ऑटो इम्यून डिजीज का सबसे बड़ा लक्षण है इन्फ्लामेशन। बॉडी के अंदर यदि कहीं भी सूजन होता है तो यह एक मार्कर है उसका कि ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। इसके अलावा यदि बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, बॉडी में चकत्ते हो रहे हैं, फैटिग पेशेंट रहता है, हमेशा थका हुआ महसूस करता है, एनर्जी की कमी है, बॉडी के अंदर खुजली हो रहा है,
या कहीं बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, आंखों के अंदर सूखापन हो रहा है, इस तरह के लक्षण यदि हम लोग को शो होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को रिलेट करके देखते हैं कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम है या ऑटो इम्यून डिजीज का कौन सा केस इसको हो सकता है। जब किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो क्या इसके बाद और बीमारियां भी हो सकती हैं, और बीमारियां, किन बीमारियों को ये जन्म देता है ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज जब हो जाए तो वह अपने साथ कई अन्य बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। जैसे यदि एक साधारण हम लोग अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस के अंदर बॉडी में जनरली सूजन होता है, लेकिन यदि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो हमारे बॉडी के एक एक गांठ में सूजन आ जाता है। फिर इसका प्रभाव हमारे हार्ट को चौक करने लगता है, हमारे किडनियां खराब हो जाती हैं, लीवर अच्छे से काम नहीं करती। तो ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है और इसका बहुत गंभीर परिणाम होता है। ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण क्या होते हैं? यह बहुत गंभीर विषय है, अगर इस पर हम लोग ध्यान दिया जाए तो बहुत से डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी का होना। हम उतना ध्यान नहीं देते हैं अपने शरीर पर, जिसके वजह से यह इस तरह का रोग होता है। तो सबसे पहला कारण है विटामिन डी की डिफिशियंसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से वैक्सीन का हम लोग वैक्सीन लेते हैं, इसके वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। इसके अलावा वैसे लोग जो हमेशा तनाव में रहते हैं, बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, या कोई अपने फैमिली मेंबर का कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका समाधान हमें नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी इस तरह का समस्या हो सकती है। इसके अलावा हम रॉन्ग डाइट लेते हैं, डाइट से इसका बहुत अच्छा संबंध है। यदि हम लोग रॉन्ग डाइट लेते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। जेनेटिक वीकनेस भी इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बहुत से वायरस हैं, बैक्टीरिया है या पैथोजन हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज को एक्टिवेट करते हैं। तो इतने सारे कारण हैं, एज की वजह से भी, एज बढ़ने की वजह से भी, और जिसके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है उस तरह के पेशेंट को भी इस तरह का ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज जब होगा तो सबसे पहला सिम्टम बॉडी के अंदर सूजन आता है। बहुत से केस में पेशेंट को फीवर आता है, बॉडी के किसी पार्ट में चकत्ते आने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, रैशेस होता है, खुजली शुरू हो जाती है। इसके अलावा हल्का या तेज बुखार रह सकता है, कमजोरी आती है, सिर में दर्द रहता है, बहुत से पेशेंट के बाल झड़ने लगते हैं और सूर्य के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे सनलाइट में जाएंगे बॉडी में कई तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है, आंखों के अंदर सूखापन होता है या पेशेंट बार बार बीमार पड़ने लगता है। इस तरह के लक्षण इसमें शो होते हैं। क्या शरीर में जगह जगह गांठें भी होती हैं? गांठें हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में कोई भी किसी तरह की समस्या बाद में आ जाती है, गांठ हो सकता है। तो क्या पोस्ट अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज में आता है? पोस्ट अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो सकता है। जैसे बहुत से पेशेंट को यदि किसी कारणवश कोई बीमारी हुई है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और हम लोग एंटीबायोटिक दे करके या कई तरह के मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों को दे करके उसको दबा देते हैं, तो बाद में ऑटो इम्यून का रूप ले लेता है। तो इसका इलाज क्या है? जब पेशेंट हमारे पास इस तरह के लक्षण शो करके ले करके आते हैं तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए कि जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं सबके कॉम्प्लिकेशन तो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन सभी में अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करा के देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम किस तरह का है। थायराइड से संबंधित समस्या है, अर्थराइटिस से संबंधित समस्या है, जनरल WBC बढ़ रहा है, घट रहा है, या CBC में कोई प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, ANA टेस्ट करा करके देखते हैं, NTCCP टेस्ट कराते हैं, WBC कराते हैं, CBC कराते हैं, ESR कराते हैं, CRP कराते हैं। तो लगभग एक आउटलुक होता है कि पेशेंट को किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, और डायग्नोसिस के बाद उसका फिर हम लोग उपचार शुरू करते हैं। आजकल ऑटो इम्यून डिजीज की संख्या बढ़ती जा रही, इसके लिए सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान का गलत आदत। लगभग 70% इम्यूनिटी हमारे पेट के अंदर है, जिसको हम लोग माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और लगभग 10,000 तरह के गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। यदि हम रॉन्ग डाइट लेते हैं तो बॉडी के अंदर बायोटीन, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन K, लैक्टिक एसिड इत्यादि का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और बहुत से विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। न्यूट्रिएंट, मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इस तरह के रोग हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस के बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को किस तरह से क्या ट्रीटमेंट किया है। और बहुत सारे पेशेंट को जेनेटिक वीकनेस होता है, तो उस कंडीशन में साइटोकाइन भी एक तरह का प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर कई तरह के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, और उस कंडीशन में फिर जेनेटिक टेस्ट करा के हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। उसमें NF-κB, IL-6 इत्यादि को टेस्ट करा करके भी जेनेटिक टेस्ट करा के देखते हैं। इस तरह के पेशेंट को, जो ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट होता है, इसके लिए डाइट के साथ सबसे अच्छा है कि कुछ घरेलू चीज का यदि हम लोग अच्छे से पालन करते रहें तो इस तरह के रोग हमको नहीं होते। यदि बॉडी के अंदर विटामिन D की मात्रा बढ़ी रहे तो इस तरह के रोग नहीं होते हैं। इसके लिए हम लोग को भरपूर मात्रा में धूप का सेवन करना चाहिए। मशरूम इसमें बड़ा अच्छा लाभ करता है। मशरूम विटामिन D को भी मेंटेन करता है, ऑटो इम्यून डिजीज को भी ठीक करने का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जनरली ओमेगा 6 फैटी एसिड का सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं, और ओमेगा 3 का मात्रा कम मात्रा में सेवन करते हैं, तो इसका इम्बैलेंस भी ऑटो इम्यून डिजीज को प्रभावित करता है। तो भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए। ये सबसे अच्छा है कि हम लोग अलसी का सेवन करें, तीसी का प्रतिदिन सेवन किया जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं हो सकता है। इसके अलावा करक्यूमिन, हल्दी में पाया जाने वाला एक कंटेंट है करक्यूमिन। करक्यूमिन ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा आपको कॉड लिवर ऑयल बड़ा अच्छा काम करता है ऑटो इम्यून से संबंधित, यदि किसी पेशेंट को कोई समस्या है तो। और बेरीज ग्रुप के जितने भी फल हैं, जामुन है या ब्लूबेरी से संबंधित जितने फल हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है इस तरह के डिजीज में। और हम लोगों को प्रतिदिन अपने भोजन में कच्चे सलाद और सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। तो इस तरह के यदि हम लोग भोजन में अपने बदलाव करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज कम होने लगता है। क्या योग, आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइज इसमें लाभकारी होते हैं? बॉडी के अंदर यदि हमारा फैट बढ़ने लगे, ओबेसिटी बढ़ने लगे या इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन D का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है अच्छे। तो यदि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो इसके लिए हम लोग को निश्चित रूप से आसन प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन यदि रूमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट हो और उसका वैल्यू यदि हम लोग इसमें टेस्ट करा के देखते हैं NTCCP का 50 से यदि इसका वैल्यू अधिक आता है तो उस पेशेंट को केवल प्राणायाम करना चाहिए, आसन नहीं करना चाहिए। जब उसका वैल्यू नॉर्मल आता है उस कंडीशन में आसन किया जाता है, नहीं तो आसन करने से जनरल रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट को का दर्द बढ़ जाता है। लेकिन प्राणायाम किसी भी पेशेंट के लिए लाभकारी है, और प्राणायाम करने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का भी लेवल में मेंटेन रहता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होती है, बॉडी के अन्य ऑर्गन पर फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होते हैं,
तो आसन प्राणायाम निश्चित रूप से इसमें लाभकारी है। जब किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो क्या उसके बाद में उसे टेस्ट जब ठीक भी हो जाता है, अगर लगता है कि ठीक हो गया है, तो उसके बाद टेस्ट वापस करवाने चाहिए, या ये कितने समय में ठीक हो सकता है? जैसे जब ऑटो इम्यून के केस को हम लोग जब टेस्ट करा करके देखते हैं और इसका यदि नॉर्मल भी वैल्यू आ जाता है, तो बॉडी के अंदर जो ऑटो इम्यून का जो क्षति हुआ रहता है, जो प्रभाव पड़ा रहता है, उसको ठीक होने में समय लगता है। और ऑटो इम्यून डिजीज में पेशेंट को बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से डाइट अच्छे से लेना चाहिए, अच्छे से आसन प्राणायाम करना चाहिए, जो भी उससे संबंधित चिकित्सा है करानी चाहिए। धीरे धीरे करते करते लाभ हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज जनरली 3 से 6 महीना में आराम होता है, कम समय में यह ठीक होने वाला रोग नहीं है। यदि ब्लड टेस्ट का वैल्यू नॉर्मल भी आता है, फिर भी हम लोग को कुछ दिन तक प्रिकॉशन करना रहता है, तब जा करके यह समाप्त होता है पूरी तरीके से। और हम देखेंगे कि यदि किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित समस्या है, तो खासकर उसको प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज का कुछ दिन तक सेवन नहीं करना चाहिए। लगभग 3 से 6 महीना तक डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल प्रोटीन तो किसी भी डिजीज को बढ़ाने में काम करता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और नॉनवेज का सेवन यदि नहीं किया जाए तो धीरे धीरे ऑटो इम्यून डिजीज खुद ब खुद समाप्त हो। हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर बताएं और आपका क्लिनिक कहाँ है ये भी बताएं। यदि आपको किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित समस्या है या किसी समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9934671229 और मेरा क्लिनिक चंपारण में है, जहां से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में अपना छोटा सा क्लिनिक है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।